अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 साउंड पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने मशक का सफ़र जारी रखा हुआ है और इस सफ़र के दौरान हमने अपने पिछले लेक्चर में सवालात का इयादा इस हिस्से के पहले 2 सवालात हल कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मज़ीद अगले 3 सवालात, यानी कि 11.3, 11.4 और 11.5। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के इन सवालात का हल समझने के लिए और सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, हम आज के लेक्चर के पहले इयादा सवाल यानी कि 11.3 की जानिब बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि साउंड की मैकेनिकल नोयत को आप एक सादा से तजर्बे से किस तरह से साबित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस मैकेनिकल नोयत के बारे में इल्म होना चाहिए कि ये मैकेनिकल नोयत आखिर क्या है। हम जानते हैं कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ उसी सूरत में ट्रैवल करेगा, उसी सूरत में सफ़र करेगा कि जब उनके दरमियान कोई ना कोई मीडियम होगा। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल या सफ़र नहीं करेगा। इस चीज़ को हमने अपने लेक्चर के दौरान एक सादे से तजर्बे से साबित किया था। चलें वो ज़रा जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। आपके सामने ये अपरेटस लगा हुआ है, इसको आप इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। आप एक घंटी लेंगे, उस घंटी को एक जार के अंदर रखेंगे जिसको आप बेल जार का नाम भी दे सकते हैं। इस घंटी को आपने 2 तारों की मदद से जार के अंदर लटका देना है और इन तारों को आप जोड़ेंगे बैटरी के साथ। अब जैसे ही आप बैटरी के साथ उन तारों को जोड़ेंगे तो सर्किट में करंट बहना शुरू हो जाएगा और उस करंट की वजह से वो घंटी वाइब्रेट करना शुरू करेगी और जैसे ही वो घंटी वाइब्रेट करेगी तो आपको उस घंटी की आवाज़ सुनाई देना शुरू कर देगी। अब यहाँ पे आप साथ ही एक वैक्यूम पंप भी लगा देख रहे हैं। अब जैसे ही आप इस वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तो इस वैक्यूम पंप को ऑन करते ही हवा इस जार के अंदर से निकलना शुरू कर देगी। अब जैसे जैसे हवा निकलती जा रही है आप देख सकते हैं कि आवाज़ की इंटेंसिटी भी कम होती चली जा रही है और एक वक्त ऐसा आएगा कि आवाज़ कम होते 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 ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। लेकिन अभी बेल बज रही है, घंटी अभी भी बज रही है। इस बात को किस तरह से साबित करेंगे? इस बात को इस तरह से साबित करेंगे कि घंटी अभी भी आपको वाइब्रेट होती हुई नज़र आ रही है। फिर आप जैसे ही इस वैक्यूम पंप को रिलीज़ करेंगे, ओपन करेंगे, तो हवा दोबारा से इस जार के अंदर जाना शुरू हो गई और जैसे जैसे हवा इस जार के अंदर जाती जा रही है आवाज़ दोबारा से तेज़ होती चली जा रही है और जैसे ही जार के अंदर हवा की मिकदार मैक्सिमम हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे आपको सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देना शुरू कर देगी। और इस तरह से आप ये साबित कर देंगे कि जब हवा थी आपको आवाज़ सुनाई देती रही और जैसे ही वैक्यूम पंप ने उस हवा को सक आउट कर लिया, निकाल लिया, तो आपको आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। तो इससे हमने साबित कर लिया कि साउंड तब तक सुनाई देता रहेगा जब तक मीडियम यानी कि हवा मौजूद है और जैसे ही मीडियम ख़त्म हो गया यानी कि हवा ख़त्म हो गई तो वहाँ पे साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। तो इससे हम ये साबित कर चुके कि हम इस बात को किस तरह से इसका जवाब लिखेंगे। तो ये आपकी किताब में लिखा गया है सरगर्मी 11.2 पे और इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब सरगर्मी 11.2 को पढ़ लें। यह लिखी गई है आपकी किताब के सफ़हा नंबर 23 पे। तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसी को आपने अल्फाज की सूरत देनी है। जैसे ही आप इसे अल्फाज की सूरत देंगे तो आप इस सवाल का जवाब लिखने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ पे उसने लिखा है कि सरगर्मी से यह साबित हुआ, आप उस सरगर्मी को काट के तजर्बे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप इस सवाल को
लिखने में और इस सवाल के पूरे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इसकी समझ आ गई है तो चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालबात, आज हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर के दूसरे सवाल यानी कि 11.4 की जानिब। इस सवाल में हमसे कहा यह जा रहा है, पूछा यह जा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में आप क्या जानते हैं। नेज साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नोयत की वजाहत करें। तो सबसे पहले तो हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि चूंकि साउंड वेव मैकेनिकल वेव की एक किस्म है और मैकेनिकल वेव की भी आगे दो अकसाम हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें एक को हमने नाम दिया था ट्रांसवर्स वेव्स का और दूसरी को हमने नाम दिया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा करवाने के लिए फर्ज करें कि मेरे पास एक स्लिंकी है, फर्ज करें ये नरम सा जो स्प्रिंग है इसको स्लिंकी कहते हैं। इस स्लिंकी को मैंने जब अपने हाथ से आगे और पीछे की जानिब धकेला तो इस स्लिंकी पे जो असर हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ कि ये स्लिंकी कुछ इस तरह से रह गया कि कुछ हिस्से जहाँ पे स्लिंकी के ज़रात बहुत करीब करीब थे और एक हिस्सा कुछ ऐसा बना जहाँ पे स्लिंकी के ज़रात दूर दूर हो गए और फिर एक हिस्सा ऐसा आया जहाँ पे स्लिंकी के ज़रात करीब करीब हो गए। अब हम जानते हैं कि वो वाला हिस्सा जहाँ पे ये मीडियम के ज़रात बिल्कुल करीब करीब हों उसको कंप्रेशन कहते हैं और वो वाला हिस्सा जहाँ पे मीडियम के ज़रात दूर दूर हों उसको रेयरफेक्शन कहते हैं। और दोबारा से वो हिस्सा दोबारा आ गया जहाँ पे मीडियम के ज़रात करीब करीब हैं तो उस जगह को हमने कंप्रेशन का नाम दिया। फिर कंप्रेशन के बाद आएगा एक रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, यानी कि यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का मतवातर एक सिलसिला कायम हो जाएगा। अब देखें कि हमने जो इस स्लिंकी को मोशन दी थी वो आगे और पीछे की जानिब दी थी और इससे जो मीडियम के ज़रात मूव करना शुरू हुए वो भी आगे और पीछे की जानिब। देखें कि इसमें वेव की मोशन और मीडियम के ज़रात की मोशन आपस में मतवाजी हैं। यहाँ पे जो की वर्ड है, अहम अल्फाज है, अहम लफ्ज़ है वो है मतवाजी। तो जब ये मतवाजी होंगे तो हम कहेंगे कि ऐसी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि साउंड किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसके लिए हम एक तजर्बे की मदद लेंगे। फर्ज करें कि ये मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है और ट्यूनिंग फोर्क के दाएं जानिब आपको हवा की एक तह नज़र आ रही है। जैसे ही मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को किसी रबड़ के हथौड़े के साथ ज़रब लगाऊंगा तो ये ट्यूनिंग फोर्क अपनी वस्ती पोजीशन ओ से ए की जानिब मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ए पे जाके रुकेगा दोबारा ओ पे आएगा और ओ पे आने के बाद ये अपनी मोशन जारी रखता हुआ जाएगा अपनी दूसरी इंतहाई पोजीशन बी तक। अब जैसे ही ये अपनी इंतहाई पोजीशन बी की जानिब सफ़र कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हवा की तह में कोई प्रेशर की वेव्स के अंदर तब्दीली आ रही है। ये तब्दीली कुछ इस तरह से आ रही है कि हवा में जो प्रेशर वेव्स हैं आगे की जानिब मुंतकिल हो रही हैं और जैसे ही ये पॉइंट बी पे आके रुकता है तो वहाँ पे आपको एक ऐसा रीजन, एक ऐसा हिस्सा दिखाई दे रहा है जहाँ पे हवा के ज़रात करीब करीब हैं। ऐसे हिस्से को हम नाम देते हैं कंप्रेशन का। अब जैसे ही ये पोजीशन बी से दोबारा ओ की जानिब जाएगा तो हवा में वो जो पहली पोजीशन थी वो बरकरार होना शुरू हो जाएगी, यानी कि हवा के ज़रात अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे ये ओ से ए की जानिब जाएगा तो ये जो कंप्रेशन वाला हिस्सा है ये आगे की जानिब मूव करता चला जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोर्क की शाख है वो आगे और पीछे की जानिब मूव कर रही है और आप देख सकते हैं कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ये भी आगे और पीछे की जानिब मूव कर रहे हैं। तो चूंकि दोनों की जो मोशन है वो एक दूसरे के मतवाजी है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो वेव आ रही है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और इसी से हम साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडनल नोयत को साबित करते हैं। अब चलें इसको अल्फाज की सूरत में भी तो लिखना है, ये चीज़ें तो आपको समझाने के लिए मैंने बयान कर दी हैं, तो आप इसको लिखेंगे किस तरह। चलें अभी आपके सामने मैं लिख के ये बता देता हूँ। हम यहाँ से ही बात शुरू करेंगे कि हम ट्यूनिंग
फोर्क की वाइब्रेशन से साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नोयत को साबित कर सकते हैं। तो इसके लिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपने उसी को अपने अल्फाज में लिख देना है। आप लिखेंगे कि जब ट्यूनिंग फोर्क की दाईं शाख पॉइंट ओ से बी की तरफ वाइब्रेट करती है तो ये अपने सामने वाली हवा की तह को दबा देती है जिससे कंप्रेशन पैदा होता है। तो चलें, एक चीज तो हमने पढ़ ली कि जब ओ से बी की जानिब आएगा तो हवा की तह में जो हिस्सा पैदा होगा जिसमें हवा के ज़रात करीब करीब होंगे उसको हम कंप्रेशन का नाम देंगे। लेकिन जब ये बी से ओ फिर ओ से ए की जानिब आएगा तो क्या होगा, चलें इस बात को भी अल्फाज की सूरत में बयान कर देते हैं। हम लिखेंगे कि ये तह इस कंप्रेशन को, ये तह जो है हवा की तह की बात की जा रही है, ये इस कंप्रेशन को अगली तह तक मुंतकिल करेगा और ये अमल जारी रहेगा। अब जब ट्यूनिंग फोर्क की शाख बी से ए की जानिब वाइब्रेट करती है तो हवा की तह पे प्रेशर में कमी वाक़या होती है जिससे रेयरफेक्शन पैदा होती है और ये सिलसिला भी मुसलसल चलता रहेगा। अब चूंकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का हिस्सा हैं, लिहाजा ये बात साबित हो गई कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल नोयत रखती हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वाले सवाल की भी आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई है। इस सवाल के जवाब को नोट्स की सूरत में बनाते चले जाएं, लिखते चले जाएं। तो चलें अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर का ये तीसरा सवाल मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। देखते हैं कि इस सवाल के अंदर अहम अल्फाज कौन से हैं जिनको हमने टारगेट करना है और उस अहम अल्फाज से हम इस जवाब की जानिब बढ़ेंगे। हमसे पूछा यह जा रहा है कि साउंड वेव की एक शक्ल है। इस तसव्वुर को कम से कम 3 वजूहात बयान करके इस तसव्वुर की तस्दीक करें। तो हमें यह चीज़ बताई जा रही है कि साउंड वेव की एक शक्ल तो है, लेकिन कम से कम 3 वजूहात ऐसी बतानी है जो कि यह साबित कर दे कि साउंड वाकयातन एक वेव है। हमने अपनी पिछले चैप्टर के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि अगर कोई भी चीज़ वेव है तो उसके 3 चेक होंगे। अगर वो 3 चेक कामयाबी से पूरे उतरते हैं तो हम कहेंगे कि वो चीज़ वेव है, और अगर नहीं तो हम कहेंगे कि इसमें वेव के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ खसूसियात पाई जाती हैं। सबसे
पहला चेक जो हमने देखा था वो था जी रिफ्लेक्शन का। दूसरा चेक हमने देखा था रिफ्रैक्शन का। और तीसरा चेक जो था वो था जी डायफ्रैक्शन, या जिसे आप डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ये अगर तीनों चेक कामयाबी से पूरे उतरते हुए तो हम ये बात वसूख के साथ कहेंगे कि साउंड एक वेव है। तो चलें, सबसे पहले बारी आती है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या है कि जब वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होने की कोशिश करती है तो वो उस मीडियम की सतह से टकराने के बाद अपने पहले ही मीडियम में वापस लौट जाती है। और आप जानते हैं कि हमने साउंड की रिफ्लेक्शन पढ़ी थी एक मौजू, एक टॉपिक के अंदर, जिसका नाम था गूंज। इस गूंज में हमने देखा था, आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि साउंड की वेव आ रही है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम तक, और जैसे ही ये मीडियम की सतह से टकराती है तो टकराने के बाद ये दोबारा अपने पहले मीडियम में वापस लौट जाती है। तो हमने इसको नाम दिया था गूंज का, इको का। तो अगर तो ये बात ठीक है तो हम कहेंगे कि हमारी एक शर्त पूरी हो गई कि अगर तो रिफ्लेक्शन है तो हम कुछ हद तक कहने में कामयाब हो गए कि ये वेव है। अब जो दूसरी शर्त है वो है जी रिफ्रैक्शन, कि जब वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हकीकतन दाखिल हो जाती है। अब देख सकते हैं डायग्राम में, फर्ज करें कि जो ऊपर वाला मीडियम है ये कोई सड़क है जिसके ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, और इस सड़क से जो गाड़ियों की आवाज पैदा हो रही है वो इस दूसरे मीडियम की बाउंड्री के अंदर, यानी कि आपका घर है उसके अंदर दाखिल हो रही हैं। आप ये अमूमन देखते हैं कि जब आपके घर के बाहर से कोई गाड़ी वगैरह गुजरती है तो उसकी आवाज आपके घर में दाखिल हो जाती है, यानी कि आवाज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो गई है, यानी कि रिफ्रैक्शन का अमल भी हो गया है। अगर ये हो गया तो हमारी दूसरी शर्त भी पूरी उतर गई। रिफ्लेक्शन भी करती हैं साउंड वेव्स, रिफ्रैक्शन भी करती हैं। अगर तो डायफ्रैक्शन भी करती होंगी तो हम वसूख के साथ 100% यकीन के साथ कहेंगे कि साउंड वेव की एक शक्ल है। इसके लिए आप डायग्राम देख सकते हैं कि जब साउंड वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही हैं और पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के दरमियान हमने कोई रुकावट रख दी, लेकिन फिर भी साउंड उसके किनारों से मुड़ के आगे तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कि साउंड डायफ्रैक्ट भी होती हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब एक स्पीकर बज रहा हो, स्पीकर से कोई आवाज़ आ रही हो और उस स्पीकर के दरमियान कोई शख्स आके खड़ा हो जाए, कोई रुकावट खड़ी हो जाए, तो फिर भी आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि साउंड डायफ्रैक्ट भी करती हैं, जिससे हमारी तीनों शराइत पूरी हो गई हैं। तो हम अब 100% 100% यकीन के साथ कहेंगे कि जी हाँ, साउंड वेव्स की एक शक्ल है, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्शन भी करती हैं, साउंड रिफ्रैक्ट भी करता है और साउंड डायफ्रैक्ट भी करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की भी बड़े अच्छे से समझ आई होगी। आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन की तारीफ लिखनी है और साथ साथ एक शक्ल बना देनी है जो कि मैंने आपको बोर्ड पे दिखाई है। तो आज के लिए जितना भी लेक्चर है हमारा वो यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तमाम सवालात की बड़े अच्छे से समझ आई होगी। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में समझाए गए ये 3 सवालात आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इनके नोट्स भी बनाते चले जा रहे हैं। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद सवालात को हल करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।